नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का न्यूलाइट प्रयास पे। माई सेल्फ सीपी शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आपका पेपर बच्चों पास आ रहा है और आप लोग मन लगा के मेहनत कर रहे होंगे और इंस्टीट्यूशन के साथ लगातार कनेक्ट रहेंगे। बच्चों जितनी मेहनत से आपने पढ़ाई करी है उतनी मेहनत से बच्चों आप रिवाइज भी करिए चीज़ों को। बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन बच्चों। तो जैसा कि आप सबको पता है बच्चों, पढ़ने का अधिकार सबको है और डॉक्टर बनने का अधिकार सबको है। तो सर के इस मोटिव में पार्टिसिपेट करिए। सर का जो लक्ष्य है आसानी से डॉक्टर बनना, बिना मतलब ज़्यादा मेहनत किए, ज़्यादा इकोनॉमिक और फिजिकल लेबर किए हुए बच्चों आसानी से डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। तो सर के सानिध्य में काम करिए बच्चों। तो अब बच्चों ये आरबीटीएस 16 है और एक थ्योरेटिकल पोर्शन है बच्चों, मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटिज्म बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला सवाल भी ज्यादातर क्वेश्चन बच्चों थ्योरेटिकल हैं, ठीक है ना। तो आपको बच्चों थ्योरी बहुत सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। इफ अ डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन इज poured into U tube, one arm of the placed between the pole of strong magnet। तो एक मैग्नेट के वन आर्म बच्चों नॉर्थ साउथ मैग्नेट है और इसके बीच में एक आर्म रख दी जाती है, ठीक है। तो एक आर्म अगर रख दी जाएगी, तुम्हें पता है बच्चों ये बेसिकली क्या करते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। तो रिपेल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, क्या होगा, जो लिम्फ है उसका जो लेवल है वो क्या करेगा बच्चों, फॉल होगा या डाउन होगा, ठीक है। देन मेनिस्कस अलाइन विद द फील्ड, ठीक है। देन द लेवल ऑफ सोल्यूशन विल, तो जाहिर सी बात बच्चों जो लेवल ऑफ सोल्यूशन है वो क्या करेगा, फॉल होगा। तो बच्चों पहले का सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। तीन तरीके के मटेरियल होते हैं बच्चों, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। अब इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बच्चों, तो अगर हम बात करें तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोल रहा है। तो पहला अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो ये प्राइमरी बाइंडिंग है और ये बच्चों सेकेंडरी है। तो ये तुम्हारा NS है, तो क्या होगा बच्चों, दैट इज NP। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो जाइम बराबर बच्चों दैट इज I/H, और इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑप्शन तो बच्चों ये होगा दैट इज म्यू आर बराबर 1 प्लस साई, साई भी बोलते हैं बच्चों इसको। तो अगर हम बात करेंगे तो यहां से आ जाएगा दैट इज H बराबर B/म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I, ठीक है। तो B/म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I, तो बच्चों तो यहाँ पर B/म्यू नॉट बराबर आ जाएगा दैट इज I प्लस H, और यहाँ से बच्चों B/म्यू नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा वहां से दैट इज जाइम इंटू H और प्लस का H बच्चों। तो यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, B/म्यू नॉट H और ये आ जाएगा कॉमन लेके जाई प्लस 1 प्लस है। तो बच्चों ये होता है रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी, ये जाएगा 1 प्लस जाई M। तो बच्चों ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बच्चों नीट में तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, रिलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। और बच्चों अगर हम बात करें तो ये कैलकुलेटिव सवाल आ गया बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखते हैं क्या होगा। तो यहां पर बच्चों क्या लगेगा, दैट इज यहां पर एक 60 न्यूटन का फोर्स लगेगा और यहां पर एक 40 लगेगा, तो टोटल हो जाएगा 100। कैलकुलेट इलॉन्गेशन इन ब्रास एंड स्टील वायर बच्चों, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है। तो पहले बच्चों अगर हम बात करें तो स्टील की बात करते हैं। तो स्टील वायर की अगर हम बात करेंगे तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया और इनटू बेटा L बाई डेल्टा L। तो अपन को चाहिए डेल्टा L, तो डेल्टा L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज फोर्स बाई एरिया और इनटू बेटा L बाई F। L बाई यंग्स मॉडुलस Y। तो पहले केस 1 बच्चों चेक करते हैं, फटाफट वैल्यू रखते हैं। तो फोर्स कितना है बेटा
स्टील वायर के लिए निकालते हैं। तो स्टील वायर के लिए निकालेंगे बच्चों तो फोर्स आ जाएगा कितना 100 न्यूटन, एरिया पाई आर स्क्वायर। तो ये बच्चों कितना है 0.25 सेंटीमीटर है। तो हो जाएगा दैट इज 25 इंटू 10 की पावर -4 का बच्चों होल स्क्वायर और इंटू 4 बाई 2 करेंगे। डायमीटर दे रखी है वायर की, 1 इज मेड ऑफ स्टील, ठीक है। लेंथ कितनी बेटा है, लेंथ है इसकी बेटा 1.5 मीटर और यंग्स मॉडुलस कितना है इस वायर का दैट इज 2 इंटू 10⁻11। तो ये आ गया बच्चों 2 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है। तो 15 60 6, तो ये आ गया बच्चों दैट इज ये आ गया 600 डिवाइड बाई पाई इंटू बेटा 25 और इंटू बेटा 25 इंटू बेटा 10 की पावर -8 और इंटू बेटा 2 और इंटू बेटा 10 की पावर 11, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो बच्चों ये 2 खत्म, ये 3 आ गया, यहां पर 3 आया बच्चों, ये +3 पावर आई, हो गया दैट इज 300 इंटू 10 की पावर -3 बच्चों। ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब हमारे पास बचा बच्चों पाई, ये बचा 3.14 और इंटू बेटा 50 नहीं इंटू 25 इंटू 25, तो 25 इंटू 25। तो अगर हम बात करेंगे तो 25 25 50, ठीक है। तो आ जाएगा बच्चों 12 डिवाइड बाई ऑलमोस्ट 75 के आसपास कुछ आ जाएगा, 75 इंटू 10 की पावर -3। अब बच्चों अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट 1 के आसपास आंसर आएगा। तो बच्चों पहला ऑप्शन होगा किसके लिए, स्टील के लिए। सेम कैलकुलेशन बच्चों वी हैव टू परफॉर्म फॉर ब्रास। तो ब्रास के लिए अगर हम बात करें तो ब्रास की अगर हम बात करें तो ब्रास भी मटेरियल बच्चों, तो हमें निकालना वी हैव टू फाइंड व्हाट डेल्टा एल। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया इनटू बेटा एल बाय यंग्स मॉडुलस। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर्स कितना है बेटा, इस वायर में फोर्स लग रहा है कितना 60, एरिया बेटा वही पाई आर स्क्वायर, तो 25 इंटू 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर और इंटू लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ है 1 मीटर और यंग्स मॉडुलस कितना है, यंग्स मॉडुलस है 0.91, तो 0.91 इंटू 10 की पावर 11 पास्कल, ठीक। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिवाइड बाई 3.14 इंटू ये आ जाएगा दैट इज 25 इंटू 25 और इंटू 10 की पावर -8 और यहां पर बच्चों आ गया दैट इज 100/91 इंटू 10 की पावर 11। तो बच्चों ये भी पावर कैंसिल हो जाएगी, ये और ये, तो आ जाएगा 10 की पावर ऊपर पहुंच जाएगा -3, तो -3 2 जीरो खत्म, ये आ जाएगा -1। अब हमारे पास बच्चों बचा 60 डिवाइड बाई 3.14 इंटू 25 इंटू 25 और इंटू बेटा 1/91 इंटू बेटा 10 की पावर -1। तो बच्चों ये खत्म, ये खत्म, ये आ जाएगा 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा दैट इज 2 डिवाइड बाई 625 इंटू 91। तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन बच्चों सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये भी 1 के आसपास आएगा। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन एक कैलकुलेटिव सवाल था, है ना, मटेरियल्स ऑफ सॉलिड से बच्चों, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से। अब आ जाते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन कॉपर ऑफ फिक्स वॉल्यूम इज ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ एल। तो बच्चों कॉपर ऑफ फिक्स वॉल्यूम फिक्स है बच्चों, ठीक है, उसकी लेंथ एल है और उसका वॉल्यूम फिक्स है, इज एक्सर्टेड बाय अ फोर्स एफ, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस, ठीक है, इन द ग्राफ। तो बच्चों अगर हम बात करें दैट इज फोर्स बाय एरिया
और इंटू बेटा एल बाई डेल्टा एल। यहां से अगर बच्चों एल को एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो y बराबर दैट इज एफ बाई ए और इंटू बेटा एल और इंटू बेटा एल स्क्वायर बाई डेल्टा एल। तो हमसे पूछा है वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है बच्चों तो एरिया सिलेंड्रिकल वायर है तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया बेस इंटू हाइट। तो y बराबर क्या होगा, दैट इज एफ बाई वी और इंटू बेटा एल स्क्वायर बाई डेल्टा एल। तो पूछा कौन सा ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। तो देखिए अगर हम ये सब कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो ये आएगा बच्चों स्ट्रेट लाइन डेल्टा एल बाई एल स्क्वायर, मतलब डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। बच्चों फोर्थ ऑप्शन, केवल कंपेयर करना था y बराबर एम एक्स प्लस सी, इसमें बनेगा। बहुत ही आसान पेपर था बच्चों, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। द यंग्स मॉडुलस ऑफ, तो यंग्स मॉडुलस दे रखा है दैट इज 2 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है। द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, तो आर नॉट की वैल्यू दे रखी है बच्चों दैट इज 3.2 एंगस्ट्रॉम। द फाइंड द इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो अगर हम बात करें बच्चों तो F इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज y इंटू आर नॉट। बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। तो F बराबर यंग्स मॉडुलस कितना है, 2 इंटू 10 की पावर 11 और ये हो जाएगा बच्चों 3.2 इंटू 10 की पावर -10। तो डिवाइड बाई 10 बच्चों, एक पावर खत्म, 10 से 10 खत्म, तो F बराबर आ जाएगा दैट इज 64 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अ लेंथ ऑफ निडल वाटर इज फ्लोटिंग। तो लेंथ दे रखा है बच्चों दैट इज 2.5 इंटू 10 की पावर -2। एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड टू द पुल निडल फ्रॉम द वाटर। तो अगर हम बात करें तो T बराबर क्या होता है बच्चों, F बाई एल। यहाँ पर बच्चों दोनों तरफ से जो निडल है वो टच कर रही होगी, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा दैट इज T इंटू 2L के बराबर। तो सरफेस टेंशन कितनी है बच्चों, 7.2 इंटू 10 की पावर -2 और इंटू बेटा 2 टाइम्स ऑफ इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो 7.2 इंटू 10 की पावर ये 5 हो जाएगा और ये आ जाएगा 10 की पावर 4। तो यहां से अगर हम बात करेंगे 3.6 इंटू 10 की पावर -3 बच्चों न्यूटन एडिशनल फोर्स जो चाहिए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 16, अ पेपर डिस्क ऑफ रेडियस। तो बच्चों एक पेपर डिस्क है जिसकी रेडियस बच्चों, और इसमें एक हॉलो है बच्चों। तो ये बच्चों इसकी रेडियस है स्मॉल आर और इसकी रेडियस है कैपिटल आर। तो पूछा है टी इज फोर्स, व्हाट विल द फोर्स ऑन डिस्क ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो अगर हम बात करेंगे तो टी बराबर बच्चों क्या होता है, दैट इज एफ बाई एल। एल क्या होगा बच्चों, सरफेस एरिया। तो अगर हम बात करेंगे तो दैट इज एफ इज इक्वल टू टी इंटू 2 पाई कैपिटल आर और प्लस का 2 पाई स्मॉल आर। तो एफ बराबर टी इंटू 2 पाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। 16 बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज डबल। तो बच्चों H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। इफ डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज डबल, तो डायमीटर चाहे रेडियस को बच्चों, तो रेडियस को क्या कर दिया 2R। तो बच्चों अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से बच्चों हाफ हो जाएगा, ठीक है। ख्याल से क्या सही हो जाएगा, दैट इज H1 बाई H2 बराबर बच्चों R2 बाई R1, ठीक है। तो H1 पहले H था, H2 निकालना है R2, तो R2 कितना हो गया 2R, पहले था R। तो H2 बराबर क्या रहेगा बच्चों, दैट इज H बाई
2, हाफ हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18, अ वाटर फिल्म इज फॉर्म बिटवीन टू पैरेलल वायर whose length is 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ दे रखी 10 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस इज 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, फाइंड द वर्क डन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द वायर बाई 1 mm। तो 1 mm बढ़ाना है बच्चों, 1 mm या बच्चों 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अ वाटर फिल्म फॉर्म बिटवीन द टू, लेंथ 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 0.5, फाइंड वर्क डन निकालना। तो W बराबर क्या होगा बच्चों, दैट इज T इंटू डेल्टा ए। तो W बराबर सरफेस टेंशन फोर्स भी बच्चों आर्ग में डाइन में दे रखा हुआ है, एनर्जी बच्चों आर्ग में दे रखी हुई 72, और बच्चों ए फाइनल माइनस का ए इनिशियल। तो लेंथ इंटू ब्रेथ बच्चों, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 0.5 है ना, और 0.6 और इंटू बेटा 10 माइनस का 0.5 इंटू बेटा 10, और बच्चों इसमें डबल फिल्म होगी तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, दैट इज 72 इंटू 2, तो 144 अर्ग के बराबर। ठीक है, तो 18 का बच्चों सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर बच्चों 19, इफ W is amount of work done to forming a soap bubble of volume V, ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन द फॉर्मिंग सोप बबल ऑफ वॉल्यूम। तो वर्क डन की अगर हम बात करें तो T इंटू डेल्टा ए के बराबर होता है, और अगर हम बात करें बच्चों, ये था V वॉल्यूम, ठीक है, और ये था बच्चों 2V वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों आर क्यूब, और A बच्चों किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे तो यहां से R बराबर आ जाएगा बच्चों, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V की पावर 1/3। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो W बराबर क्या आ जाएगा, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों V की पावर 2/3। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी मिल गई। W1/W2 बराबर बच्चों V1/V2 की पावर 2/3। चेक कर लो बच्चों, तो पहले वर्क डन था W, बाद में हो गया W2, और ये हो गया बच्चों पहले वॉल्यूम था V, बाद में हो गया 2V, और ये हो गया 2/3। तो ये बच्चों ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां से आ गया दैट इज W2 इज इक्वल टू W इंटू 2 की पावर 2/3। क्या सवाल था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 का बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। इसको बड़े मेथड से भी कर सकते थे, ठीक है, पूरा निकाल के सॉल्व कर सकते थे, एक अच्छा सवाल था बच्चों। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, अ बिग ड्रॉप फॉर्म बाय कोलैप्सिंग 100,000 स्मॉल ड्रॉप। तो 1000 स्मॉल ड्रॉप बच्चों थी, तो 1000 नंबर स्मॉल ड्रॉप मिलके बनी बच्चों बिग ड्रॉप एक, जिसकी रेडियस क्या है बच्चों, कैपिटल आर है। वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट इज 100,000 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब बराबर बच्चों आ जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो बच्चों 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा दैट इज 10R बराबर, ठीक है, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया बच्चों, तो R बराबर जाएगा दैट इज R/10। तो सरफेस एनर्जी की अगर हम बात करें तो 1000 ड्रॉप की एनर्जी और एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप बच्चों। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, दैट इज यहां से अगर हम बात करेंगे तो 10 इंटू आ जाएगा दैट इज 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर
इंटू सरफेस टेंशन और डिवाइड बाय बच्चों टेंशन सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर टी कैंसिल बच्चों, तो आंसर आ गया 10:1। ठीक है। दूसरा सवाल पूछा था व्हाट विल द चेंज इन सरफेस एनर्जी। अगर बच्चों सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो सरफेस एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। तो एक अच्छा सवाल था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, तो बच्चों दो बबल हैं, तो बच्चों ये जब फिल होंगे तो ये अलग से कोई रेडियस बनाएंगे। तो मान लेते हैं एक स्मॉल एक कैपिटल है बच्चों, उसका खेल है पूरा। तो यहां से अगर हम बात करेंगे और छोटा कर देते हैं, बच्चों R2 बड़ा है और R1 क्या है, छोटा है। तो तुम्हें पता है बच्चों दैट इज, तो P1 बराबर होगा दैट इज P0 इंटू 40 बाई R1। P2 बराबर होगा बच्चों P0 प्लस का 40 बाई R2। प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे बच्चों तो आ जाएगा दैट इज, अब कौन सा बच्चों जिसकी रेडियस कम उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आर इक्विवेलेंट बराबर हमारे बच्चों यहाँ दैट इज 1 बाई आर इक्विवेलेंट बराबर जाएगा दैट इज 1 बाई R1 माइनस का 1 बाई R2। तो आर इक्विवेलेंट बराबर बच्चों आ जाएगा दैट इज R1 R2 डिवाइड बाई R2 माइनस का R1। बच्चों सेकेंड ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, a air bubble is formed radius 0.1 mm. If the bubble has formed below the water surface, तो बच्चों below the water surface बनता है और वाटर सरफेस कितना है, ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, जिसकी रेडियस 1 mm है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है P0 बराबर 1 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द बबल बच्चों। तो अगर हम बात करें वाटर के अंदर बबल बना हुआ है तो बच्चों क्या होगा, दैट इज 2T बाई आर होगा। ठीक है ना, तो होगा 2T बाई आर। तो P बराबर, ठीक है, तो P0 प्लस का और रो जी एच और प्लस का 2T बाई आर या 2S बाई आर बच्चों। तो P बराबर होगा दैट इज P0। P0 कितना होगा 10 की पावर 5 पास्कल। रो कितना होगा बेटा 10 की पावर 3 और G कितना होगा बेटा 10। H कितना होगा बेटा दैट इज H कितना 10 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 और प्लस का 2T बाई आर। सरफेस टेंशन 73 इंटू 10 की पावर -2 और रेडियस दे रखा था बच्चों 10 की पावर -3 और ये रखा था 1 इंटू 10 की पावर -3। तो बच्चों ये कैंसिल, चलो सॉल्व करते हैं। तो यह है बच्चों दैट इज ये 10 की पावर 5 और प्लस का 10 की पावर 3 और प्लस का 146। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं बच्चों, ये आ जाएगा 1000, ये आ जाएगा तो आ जाएगा 346 और 1230। तो बच्चों यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट इज 1 2 3 4 5। तो ऑलमोस्ट बच्चों सेकेंड थर्ड और फोर्थ में। तो क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें बच्चों तो दैट इज
यहाँ पर जी की वैल्यू बच्चों 9.8 लेना, तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, वाटर राइज इन ट्यूब, तो बच्चों H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। कैपिलरी राइज है बच्चों, तो दैट इज H1/H2 बराबर बच्चों R2/R1। तो हाइट राइज बच्चों पहले 20 mm थी, बाद में पूछा है H2। इफ द रेडियस ऑफ कैपिलरी में 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ प्रीवियस वैल्यू, तो ये हो जाएगा दैट इज R2/R1, तो हो जाएगा बच्चों R/3, और ये कितना था R। तो H2 बराबर हाइट राइज जो हो जाएगा बच्चों बढ़ जाएगा, हो जाएगा दैट इज 60 मिलीमीटर, 60 mm। तो बच्चों 60 mm फर्स्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान पेपर था बच्चों। ठीक है, और मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव थे, तो बच्चों बहुत एफर्ट लगा के पेपर सॉल्व करना पड़ता है, और आप लोग इस मेहनत को समझे बच्चों थोड़ा बहुत, और अगर मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में आई हों तो थोड़ा सा इन पे ध्यान दें। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 24 और इसके पहले के बच्चे जो क्वेश्चन है वो सीपी सर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और चलिए बच्चे हम लोग आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको 24 नंबर, एक सोप बबल इन वैक्यूम हैज अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको इसका रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, एंड अनदर सोप बबल इन वैक्यूम हैज अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेडियस आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। कह रहे कि इफ द टू बबल कोलेस अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन, ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे हैं कि अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन में क्या कर रहे हैं, वो कोलेस कर रहे हैं, देन द रेडियस ऑफ द न्यू बबल इज, आपको बताना है कि रेडियस ऑफ द न्यू बबल क्या होगा। अच्छा देखिए क्वेश्चन में दे रखा है आपको R1 का वैल्यू दे रखा है, दैट इज ये आपका 3 सेंटीमीटर है। R2 दे रखा है, ये क्या है आपका 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कह रहे हैं कि आइसोथर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों ये कोलेस कर रहे हैं। तो कंसीडर कर लेते हैं कि जब ये कोलेस करेंगे तो जो इनकी रेडियस होगी वो क्या होगी बच्चे, आपकी कैपिटल R। ठीक है, इतना हम कंसीडर करके चलते हैं, और इस कैपिटल R का ही वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। देखिए चूंकि आइसोथर्मल कंडीशन है तो आप जानते हो क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला होता है दैट इज nRT। इसका मतलब आपका जो टेम्परेचर हो जाएगा बच्चे वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब जब R1 के, अगर हम देखेंगे R1 के केस में बच्चे, तो आपका जो प्रेशर क्या लिख सकते हो इसको आप लोग, इसको लिखा जा सकता है दैट इज P1 V1, और आप R2 के केस में रखोगे तो बच्चे क्या हो जाएगा आपका P2, और क्या हो जाएगा आपका V2 इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं बच्चे क्या, PV। अब ये P1 V1 P2 V2 क्या है, P1 बच्चे क्या है, ये एक्सेस प्रेशर है, और एक्सेस प्रेशर की अगर आप बात करो तो ये क्या होता है, दैट इज PI माइनस का PO इक्वल्स टू आता है आपका ट्वाइस ऑफ S अपॉन R। ये जो S है बच्चे यही क्या है आपका सरफेस टेंशन, और ये होता है आपका नॉर्मल लिक्विड ड्रॉप के लिए, ये होता है आपका नॉर्मल लिक्विड ड्रॉप के लिए। अगर हम लोग सोप सोल्यूशन की बात करते हैं या सोप बबल की बात करते हैं तो यहीं पे आपका क्या हो जाता है, दैट इज PI माइनस PO इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज 4S बाई क्या देगा आपको, कैपिटल R। ठीक है, अब ये रेडियस दे रखा है आपको, तो जब हम P1 के लिए लिखेंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको सोप बबल ही दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4S टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये दे देगा आपको R1, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट अगर हम लोग निकालेंगे, आपका जो ड्रॉप है वो कितना हो जाएगा, दैट इज 4π3 कितना देगा, पाई टाइम्स ऑफ R1 क्यूब, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए सोप, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है कि वैक्यूम है, तो आपका जो सरफेस टेंशन होगा बच्चे आपका सेम ही होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4S अपॉन क्या देगा आपको R2 इंटू क्या रहेगा आपका 4/3, ये क्या देगा R2 क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पे जब देखेंगे हम लोग बिग ड्रॉप के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस आएगा वो भी क्या होगा आपका 4S अपॉन क्या दे देगा R, और इसका जो वॉल्यूम आएगा वो कितना हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, ये आपको दे देगा। अब जरा ध्यान से देखो तो 4/3 पाई, 4/3 पाई क्या हो रहा है बच्चे आपका कट हो रहा है, और 4S भी क्या हो रहा है आपका कट हो रहा है, तो 4S को भी क्या कर दो आप कट कर दो, और क्या बच रहा है यहाँ पे R1 से आपका चला जाएगा ये इधर बच जाएगा आपका R1 स्क्वायर, और प्लस का बचेगा इधर आपका R2 स्क्वायर, क्योंकि ये भी कट हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या दे देगा, इक्वल्स टू बच्चे आ जाएगा आपका R स्क्वायर। तो जो कैपिटल R का वैल्यू होगा वो कितना देगा, दैट इज R1 स्क्वायर प्लस क्या दे देगा आपको R2 स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, और R1 और R2 का वैल्यू आपको दे रखा है कितना है, ये 3 सेंटीमीटर, मतलब क्या हो जाएगा 9,
प्लस दे रखा है आपको 4, मतलब स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो ये देगा आपको स्क्वायर रूट 25, और स्क्वायर रूट 25 का वैल्यू कितना होगा बच्चे 5 सेंटीमीटर। तो जो आपका रेडियस ऑफ द न्यू बबल होगा वो कितना देगा आपको 5 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा बच्चे आपका करेक्ट आंसर। तो थर्ड ऑप्शन ही बच्चे क्या होगा आपका करेक्ट होगा। चलिए बच्चे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर राइजेस टू द हाइट h इन अ कैपिलरी ट्यूब इफ द लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज अबव द सरफेस ऑफ वाटर इज मेड लेस देन h। देखिए अगर हम लोग कैपिलरी ट्यूब की बात करें तो कैपिलरी ट्यूब बच्चे क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब बच्चे होता है दैट इज अ वेरी फाइन बोर। क्या बोलते हैं हम लोग, वेरी फाइन बोर आपका क्या होता है, एक ट्यूब होता है ये, और मतलब बहुत ही पतला आपका क्या रहता है, इसका डायामीटर रहता है। तो पहले क्या कर रहा है, सपोज कर लेते हैं कि पहले आपका ये कोई लिक्विड है, और इस लिक्विड में क्या है, ये लिक्विड फिल है, और एक कैपिलरी ट्यूब हमने कंसीडर कर लिया कि अपने पास क्या है, एक कैपिलरी ट्यूब है कोई, ये हम कंसीडर कर लेते हैं कि पहले क्या कर रहा है, आपका h हाइट तक जा रहा है, और ये जो सपोज करते हैं ये यहाँ तक आपका लिक्विड क्या है इसमें फिल है, ये हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। ये कहां तक है आपका h हाइट तक। एक बात हमेशा याद रखना कि कैपिलरी ट्यूब में कभी भी आपका जो वाटर होता है वो कभी भी ओवरफ्लो नहीं करता है, आप हमेशा ये बात याद रखिएगा, चाहे आप इसकी हाइट को कम करो या ज्यादा करो। देखो क्या होगा यहाँ पे, आप हाइट को अगर इसकी कम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है इसका क्या होगा, आपका जो डायामीटर होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो क्या कह रहा है कि देन होगा क्या, अब ऑप्शंस पे आते हैं, कह रहा है कि वाटर डज नॉट राइज एट ऑल, वाटर आपका राइज ही नहीं करेगा। तो वाटर राइज तो करेगा, वो तो बिल्कुल करेगा, क्योंकि आपके क्या होते हैं कॉन्टेक्ट एंगल पे कहीं ना कहीं आपका डिपेंड करता है। तो कॉन्टेक्ट एंगल जब देखेंगे हम लोग तो कॉन्टेक्ट एंगल क्या देगा आपका, ये देगा। तो कॉन्टेक्ट एंगल आपका क्या होगा, आपका हमेशा लिक्विड के इनसाइड होगा, ये आपका कॉन्टेक्ट एंगल होगा। तो यहाँ पे आपका जो मेनिस्कस होगा वो कौन सा होगा, कॉन्केव मेनिस्कस होगा, और कॉन्केव मेनिस्कस हमेशा क्या करता है, वाटर आपका राइज करता है, जो भी लिक्विड होता है। तो वाटर राइज करेगा, क्योंकि राइज पहले से ही कर रहा था, टिप ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड देन स्टार्ट ओवरफ्लोइंग लाइक अ फाउंटेन। मैंने आपको पहले ही बताया कि कैपिलरी ट्यूब से कभी भी आपका वाटर बाहर नहीं आता है, हमेशा क्या रहता है वहीं पे स्टिल रहता है। तो वाटर राइज करेगा अप टू द कहां पे करेगा, टू द टॉप ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड स्टेज देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग। तो वो वहीं पे रहेगा बच्चे, मतलब राइज तो करेगा लेकिन आपका टॉप पे ही क्या हो जाएगा, आपका फिक्स हो जाएगा, ओवरफ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका थर्ड ऑप्शन ही क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। चौथा भी पढ़ लेते हैं, वाटर राइजेज अप टू द पॉइंट अ लिटिल बिलो द टॉप एंड स्टेज देयर। नहीं, वाटर क्या है, जितना उस पे राइज कर रहा था उतना यहाँ पे भी राइज करेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि टॉप तक तो जाएगा। आपने अगर हाइट को कम किया है तो इसका डायामीटर बच्चे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे बेसिकली, हाइट को कम करने से बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका पानी क्या होगा, आपका सर्टेन हाइट तक राइज करेगा जो भी आपका लिक्विड होगा, बट वो क्या होगा, आपका टॉप ऑफ द ट्यूब जाएगा। ठीक है, और ओवरफ्लो नहीं होगा, बस ये याद रखिएगा आप। तो आपका चौथा ऑप्शन भी क्या होगा, गलत हो जाएगा, और थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको राइट आंसर दे देगा। बढ़ते बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इज इंक्रीज देन द सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। कह रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा, आपका डिक्रीज करेगा। देखिए अगर हम कोई भी पर्टिकुलर लिक्विड ड्रॉप की बात करें तो ये सरफेस टेंशन बच्चे आता कैसे है, ये लिक्विड ड्रॉप के आपके क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इस पर्टिकुलर लिक्विड की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या लग रहा है, बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है। अब ये मॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो क्या लग रहा है, सब्सटेंस के सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है। ठीक है, जिसे बच्चे आप बोलते हो कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कोहेसिव फोर्स। दिस इज नथिंग बट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। यही आपका मेन रीजन होता है सरफेस टेंशन का। ठीक है, मतलब आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, आपका मैक्सिमम है, तभी ये क्या देगा आपको, मैक्सिमम सरफेस टेंशन देगा। बेसिक बात ये है। अब देखिए क्या होगा, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चे अपनी ही पोजीशन पे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आपका ये रैपिड वाइब्रेशनल मोशन करेंगे तेज तेज से। तो क्या करेगा यहाँ पे बेसिकली, ये जस्ट बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर आपका ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स बच्चे क्या हो जाएगा, लेसर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका सरफेस टेंशन आपका क्या होगा, कम होगा। और जिसके सरफेस टेंशन अगर कम हुआ तो ये क्या करेगा, जो भी लिक्विड होगा वो सरफेस पे क्या होगा, आपका फैल जाएगा। ठीक है, ये आपको समझना है। तो पहला ही असर्शन दे रखा है कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इज इंक्रीज देन इट्स सरफेस टेंशन डिक्रीजेस है। बिल्कुल सही बात है कि आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा, आपका डिक्रीज करेगा। और अभी मैंने बताया कि कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी एंड द ऑस्किलेशन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस सो द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चे क्या होगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका पहला ही ऑप्शन बच्चे क्या होगा, राइट होगा। मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन।
चलिए बच्चे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज लार्जर एमंग द फ्लूइड्स। आप अगर देखोगे कुछ नॉर्मल अगर हम लोग कंसीडर कर लें कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर क्या होता है, दैट इज 0.075 कुछ ऐसा होता है न्यूटन पर मीटर। अगर हम लोग अदर लिक्विड्स की बात करते हैं, जैसे कि ऑयल की बात कर लें, या हम लोग ये होता है आपका 0.03 न्यूटन पर मीटर। ये आपके कुछ सरफेस टेंशन, ये पूरा एनसीईआरटी में बच्चे चार्ट दिया हुआ है। तो उसमें आप देखोगे कि वाटर की सरफेस टेंशन क्या होती है बच्चे, सबसे ज्यादा होती है। और इसका रीजन भी दे रखा है आपको कि यहाँ पे इसका जो रीजन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का है, कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इन वाटर मॉलिक्यूल, सो इट्स सरफेस टेंशन इज लार्जर देन द अदर फ्लूइड। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या करता है, ये मॉलिक्यूल्स को बांधे रखता है, जिससे इसकी जो सरफेस टेंशन होती है वो क्या होती है, आपकी ज्यादा होती है। हालांकि हमने पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये डिस्कस किया है कि जितना स्ट्रॉन्ग बच्चे आपका बॉन्ड होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, आपकी सरफेस टेंशन होगी। तो इसका मतलब है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे वो क्या आएगा, आपका पहला। देखिए आते हैं, कह रहा है कि 28 नंबर पे कह रहा है लूप ऑफ वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कि फाइंड द फ्लक्स ऑफ द लूप इफ द एरिया वेक्टर दे रखा है आपको। एरिया वेक्टर कितना है, दैट इज ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। देखिए याद रखिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स में बच्चे आपका जो एरिया वेक्टर है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि फाइव इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज नथिंग बट ये होता है बी डॉट ए। अब आप इसको स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो फाइव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज ये देगा आपको बी ए कॉस थीटा। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यों, अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर लें कि बच्चे क्या है, ये आपकी कोई एक कॉइल है और यहाँ पे क्या है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये कुछ आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या होगी, ये कॉइल बच्चे जब रोटेट करेगी, देखिए जब कॉइल क्या कर रहा है बच्चे, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो आपका ये होगा आपका एरिया वेक्टर ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। ये आप याद रखिएगा, एरिया वेक्टर जो है ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑलवेज होगा ये। तो बस अब इसमें हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ ऐसा देने रखा है, डॉट प्रोडक्ट ही करना है आपको, तो बस निकाल जाओ यहाँ से फ्लक्स क्या आएगा। यहाँ पे बी दे रखा है 0.3 टेस्ला, और ये कितना दे रखा है, डॉट 2i कैप प्लस क्या हो जाएगा आपका 5j कैप माइनस क्या देगा आपको 3k कैप। तो जब डॉट आप जानते ही हो कि अगर सेम आपके ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है तो क्या देगा आपको, 1 दे देगा, अगर अपोजिट है तो आपको 0 देगा। तो j डॉट आई करोगे तो 0, j डॉट k करोगे तो 0, सिर्फ j डॉट j में ही आपको 1 देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.5 वेबर, ये आ जाएगा बच्चे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखो भाई कौन सा ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, तो दूसरा ही ऑप्शन बच्चे आपका करेक्ट हो जाएगा, 1.5 वेबर इज द राइट आंसर। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है करंट इन अ सोलेनोइड इज 240 टर्न्स हैविंग अ लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड अ रेडियस दे रखा है दैट इज 2 सेंटीमीटर। कह रहा है कि चेंजेस एट द रेट ऑफ 0.8 एम्पियर पर सेकेंड। देन आपसे पूछा है कि फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपसे यहाँ पूछ रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो जरा ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे आपसे ईएमएफ इंड्यूस्ड पूछा हुआ है और एक सोलेनोइड दे रखा है, और जिसके टर्न्स कितने दे रखे हैं आपको, दैट इज गिवन 240 टर्न्स। ठीक है, तो बच्चे इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। अब यहाँ पे जानते हो कि जब सोलेनोइड की बात होगी तो यहाँ पे क्या आएगा आपका सेल्फ इंडक्टेंस होगा, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो कितना होगा, माइनस का एल, ये क्या देगा आपको डी आई अपॉन डी टी। अगर आप क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो तो डी आई अपॉन डी टी का वैल्यू दे रखा है, दैट इज 0.8 एम्पियर पर सेकेंड। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है फॉर द सोलेनोइड, ये आता है आपका म्यू नॉट, ये होता है एन स्क्वायर ए अपॉन क्या होता है आपका एल। मतलब जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर कॉइल डिपेंड ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड नंबर ऑफ टर्न्स और आपका लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, इस पे तीनों पे क्या करेगा बच्चा, ये आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से पहले हम लोग एल का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए जब हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू क्या देगा आपको 10 टू पावर माइनस 7, और नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं कितने हैं 240 इंटू क्या हो जाएगा 240, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है, मतलब रेडियस दे रखा है, तो निकाल सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई इंटू क्या होगा, ये हो जाएगा 4 इंटू आ जाएगा यहाँ पे 10 टू पावर माइनस का 4, क्योंकि मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट करना है, और इसका लेंथ दे रखा है दैट इज द 12 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा आपका 10 टू पावर माइनस 2। अब इसको जरा सॉल्व कर जाओ तो ये कितना हो जाएगा, ये देगा आपको 4 1 जा 4, ये आ जाएगा आपका 3, और यहाँ पे क्या दे देगा आपको 8, ये दे देगा आपको 80। तो यहाँ से जो सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू होगा वो कितना होगा, दैट इज ये आ जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर
एक काम करते हैं, इसको ऊपर लेके आ जाते हैं, तो ये क्या बचेगा, 10 टू पावर -2 ही बचेगा, 10 टू पावर -2, और ये कितना है आपका 10 टू पावर -7, तो ये हो जाएगा आपका 10 टू पावर -9। और इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 इंटू क्या होगा आपका 240, 80 इंटू क्या होगा आपका 240। ठीक है, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं और इसको लेके चलते हैं हम लोग ईएमएफ के फार्मूले में। तो हमारा जो ईएमएफ का फार्मूला है वो क्या है, E इक्वल्स टू माइनस का L डी बाई डी टी। तो जरा रख जाओ यहाँ पे, कितना था आपका 240 इंटू क्या था आपका 80 इंटू क्या होगा यहाँ पे, इजिली लिख सकते हो आप 4 पाई स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा आपका 10 टू पावर, ये हो जाएगा -9 अब इंटू डी आई अपॉन डी टी कितना दे रखा है आपको 0.8। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 10 रखेंगे तो ये 0 से 0 चला जाएगा आपका। और क्या कर सकते हो, 8 8 जा कितना हो जाएगा आपका 64, ये दे देगा आपको 8 8 जा कितना देगा 64 इंटू क्या हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पे कर लेते हैं 24, और ये हो जाएगा आपका 10 टू पावर -8। और साथ में क्या चल रहा है आपका, ये चल रहा है दैट इज 4 पाई स्क्वायर, ये 4 हमने ऑलरेडी लिख लिया है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर साथ में रहेगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको जब सॉल्व करोगे फर्दर तो कितना होगा, 4 4 जा 16 ये दे देगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका दैट इज 4 6 जा 24, और 1 कितना हो जाएगा आपका 25, ये दे देगा आपको 256 इंटू क्या करोगे आप 24। अब एक काम कर लेते हैं, पाई स्क्वायर का हम लगभग जो वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि 3.14 का स्क्वायर है, लगभग लगभग 10 कंसीडर कर लें इसको, तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर -7 दे देगा। अब बस हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 जा क्या देगा आपको 24, 4 5 जा कितना हो जाएगा आपका 20, 20 और 2 कितना होगा आपका 22, एंड 4 2 जा 8 और 2 कितना होगा आपका 10। अब हम फर्दर करेंगे, यहाँ पे 2 6 जा कितना होगा आपका 12, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 5 जा 10, 1 कितना हो जाएगा 13, और 2 2 जा 4, और 1 क्या देगा आपको 5 दे देगा। आप जरा सम अप कर लो, तो 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ये कितना होगा 3, और इधर कितना आ जाएगा आपका 6, तो 6 3 ये देगा आपको दैट इज 6 3 4 4 इंटू क्या आ जाएगा आपका 10 टू पावर -7। अब एक काम कर लो जरा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख जाओ, तो कितना हो जाएगा, दे देगा आपको 6.344 इंटू क्या आ जाएगा आपका 10 टू पावर -3 दे देगा, ये दे देगा आपको रिजल्ट। क्योंकि हाँ यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 10 टू पावर -4 आएगा, तो लगभग लगभग आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 6 इंटू कितना होगा 10 टू पावर -4, ये देगा आपको। जो ईएमएफ आपका इंड्यूस होगा वो कितना होगा 6 इंटू 10 टू पावर -4, मतलब इसका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। चलिए बच्चे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज स्टोर्ड एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी दे रखा है 648 जूल ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी व्हेन अ करंट ऑफ 9 एम्पियर एग्जिस्ट इन इट्स कॉइल। आपसे पूछा है कि एवरेज ईएमएफ क्या होगा द करंट इज रिड्यूस टू द जीरो इन 0.45 सेकेंड। करेक्ट, करंट इज रिड्यूस टू जीरो इन 0.45 सेकेंड। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे एनर्जी दे रखा है आपको, मतलब कितना है दैट इज 648 जूल, और यहाँ पे आपको दे रखा है 9 एम्पियर की करंट है। देखो एनर्जी अगर हम देखें किसी भी इंडक्टर में तो बच्चे क्या होती है, ये होता है आपका हाफ एल आई स्क्वायर। तो पहले तो आप इंडक्टर एल का वैल्यू निकालो, यहाँ से क्या आएगा, एनर्जी दे रखा है आपको 648 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 एल हमको निकालना है, करंट दे रखा है कितना हो जाएगा आपका 81। जरा देखो 9 से कट करो इसको, 9 9 जा कितना 81, और इधर क्या जाएगा 9 7 जा 63, और यहाँ पे क्या देगा आपको 2 दे देगा। अब यहां से आप सॉल्व करोगे तो 9 8 जा कितना आ जाएगा आपका 72, तो जो एल का वैल्यू देगा वो कितना हो जाएगा आपका बच्चे 16 हेनरी, ये दे देगा आपको एल का वैल्यू। अब आपसे पूछा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, तो ई इक्वल टू जानते हो नथिंग बट क्या हो जाएगा माइनस का एल, और क्या होता है आपका डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए कह रहे हैं करंट रिड्यूस टू जीरो, मतलब यहाँ पे जो करंट हो रही है वो जीरो हो रही है, मतलब आपका फाइनल क्या हो गया 0 माइनस इनिशियल कितना था बच्चे 9 अपॉन टाइम ड्यूरेशन दे रखा है फॉर 0.45 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 टाइम्स, और एल का वैल्यू दे रखा है कितना है 16 अपॉन कितना हो जाएगा 0.45। अब जरा इसको सॉल्व कर जाओ तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100, 9 5 जा कितना होगा दैट इज 45। अब सॉल्व करोगे तो कितना देगा आपको 220, तो यहाँ पे आपको दे देगा 320 वोल्ट, ये आ जाएगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। 320 वोल्ट बच्चे क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि देगा आपको पहला ऑप्शन। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है द इंडक्टेंसेस ऑफ द कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, तो द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कॉम्बिनेशन दे रखा है ये बच्चे आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और फिर क्या है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो हमेशा याद रखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है दैट इज एल इज इक्वल्स टू ये होता है आपका L1 प्लस L2 प्लस जितने भी आपके इंडक्टर लगे हो ऐसे ऐड कर सकते हो।
अगर हम लोग पैरेलल की बात करें तो ये होता है आपका 1/LP इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस क्या होता है आपका डॉट डॉट कुछ ऐसे चलता जाता है। तो जरा ध्यान से देखिए, तो पहला कॉम्बिनेशन आपको ये जो दे रखा है वो कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो जब हम लोग यहाँ से निकालेंगे, मान लेते हैं कि इसका जो नेट है वो क्या है, L1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/0.5 प्लस क्या देगा आपको 1/0.5। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये दे देगा 2/0.5, तो ये कितना देगा आपको, ये आ जाएगा 4। तो जो L1 का वैल्यू आ जाएगा वो कितना देगा 1/4, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0.25 हेनरी। अब जरा देखिए कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा, मतलब ये आपका एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस आपको दे रखा है 0.25, फिर ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला आएगा, इसका भी दे रखा है 0.25, और फिर से क्या हो जाएगा आपका ये 0.25 ये दे रखे हैं आप, सॉरी 0.5 दे रखा है। इसका इंडक्टेंस बच्चे 0.25, ये अभी कैलकुलेट किया 0.25, और इसका कितना है 0.5। तो जब सबको सम अप करोगे तो क्या देगा आपको, L जो आपका रिजल्टेंट देगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज 0.25 प्लस आ जाएगा यहाँ पे 0.25 और प्लस देगा यहाँ पे 0.5, मतलब आपको फाइनल आंसर जो है 1 हेनरी दे देगा। यही होगा आपका फाइनल आंसर। तो देखो भैया 1 हेनरी कहाँ पे आ रहा है, तो चौथा ऑप्शन दे रहा है आपको राइट आंसर। आते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि सोलेनॉइड है आपका दे रखा है, और कह रहा है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है दैट इज 1.2 10 to -3 मीटर स्क्वायर अराउंड इट्स सेंट्रल सेक्शन, अ कॉइल ऑफ 300 टर्न इज क्लोजली बाउंड। कह रहा है कि इनिशियल करंट ऑफ 2 एम्पियर इज रिवर्स इन 0.25 सेकंड। कह रहा है कि फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। आपसे ईएमएफ इंड्यूस पूछा हुआ है, देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। आप जानते हो यहाँ पे कॉइल्स मतलब कोएक्सियल कॉइल की बात हो रही है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, दैट इज माइनस का m, और ये कह देगा आपको di/dt। अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस, और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, दैट इज नथिंग बट म्यू नॉट क्या हो जाएगा आपका N1 N2, और क्या देगा आपको A/आ जाएगा यहाँ पे L। म्यू नॉट मतलब 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁷। अब जब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो N1 और N2 कितना हो जाएगा, 3 2 जा यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू कितना होगा आपका 10⁵, और यहाँ पे आपको दे रखा है एरिया कितना है 1.2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 10⁻⁻3 अपॉन यहाँ पे लेंथ दे रखी है दैट इज 0.3। अब इसको जरा सॉल्व कर जाओ तो ये आपको दे देगा 320, यहाँ पे आ जाएगा आपका 20। अब हमको सॉल्व करना है यहाँ पे, तो 12 यहाँ पे कितना देगा आपको 24 आ जाएगा, तो 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा आपका 24। अब जरा पावर को सॉल्व कर लेते हैं, तो 10 और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 10⁻⁻5 बच जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है कि 24 इंटू 4 लगभग देगा आपको ये 98 आ जाएगा। 4 4 जा कितना हो जाएगा आपका 16, और यहाँ पे एक 1.2 भी बच रहा है एक्चुअली। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं। 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 8 1 कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 96 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा पाई, तो मतलब कंसीडर कर लेते हैं बच्चे ये 3, तो ये हो जाएगा आपका 3.14 इंटू क्या होगा आपका 10⁻⁻5, कुछ ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको दे देगा लगभग इसको 3 कंसीडर कर लो, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज कर लो। ये हो जाएगा 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 6 जा 18, और 3 9 जा क्या देगा आपको 27, 1 क्या हो जाएगा आपका 28 इंटू क्या हो जाएगा आपका 10⁻⁻5। एक काम कर लेते हैं हम लोग कि जरा 2 जीरो इधर ले आते हैं, तो इसे लिख लेते हैं 2.88 इंटू कितना हो जाएगा आपका 10⁻⁻3, और जरा अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे भी यूज करो तो इसको हम 3 कंसीडर कर लेते हैं। 3 इंटू कितना आ जाएगा आपका 10⁻⁻3, ये दे देगा आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब हमसे ईएमएफ पूछा हुआ, जरा रख जाओ यहाँ पे, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻3 इंटू डेल्टा आई। देखो कह रहा है कि पहले करंट क्या है 2 एम्पियर है, बाद में रिवर्स हो गई है, तो रिवर्स में कितना हो जाएगा माइनस का 2A, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, रिवर्स हुई है तो ये डायरेक्शन जो लिखी हुई है ये इसलिए -2 आया है। अपॉन ये डेल्टा टी दे रखा है दैट इज कितना है आपका 0.25। अब जरा इसको सॉल्व करिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये देगा आपको 12 इंटू आ जाएगा आपका 10⁻⁻3 अपॉन क्या देगा आपको 0.25। अब एक काम कर लेते हैं यहाँ से कि ये रिमूव कर देते हैं, ये 25 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10⁻, ये आ जाएगा आपका माइनस का सॉरी 10⁻2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो कितना देगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा 0 पॉइंट ये देगा 120, तो ये आ जाएगा 4, और फिर क्या बचेगा आपका 20, तो ये आ जाएगा आपका 0.48 इंटू इधर क्या बचेगा आपका 10⁻⁻1 बचेगा,
तो इसे आप लिख सकते हो 48 इंटू कितना हो जाएगा 10 टू पावर -3, और इसे लिख सकते हैं हम लोग 48 मिली वोल्ट, जैसे लिखा जा सकता है। तो 48 मिली वोल्ट मतलब क्या हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, जो कि आपका दिया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है कि सिलिंड्रिकल रॉड टू कॉइल्स आर वाउंड वन अबव द अदर, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन इफ द इंडक्शन ऑफ ईच कॉइल इज 0.1 हेनरी। देखिए आपको दे रखा है कि सेल्फ इंडक्शन दे रखा है, आपसे क्या पूछा है कि म्यूचुअल आपका जो इंडक्शन होगा वो क्या होगा। जब आपकी टाइटली वाउंड बच्चे क्या हो, आपकी कॉइल्स हो, तो एक रिलेशन होता है दैट इज m इक्वल्स टू k, आपका होता है L1 और क्या होता है L2, क्योंकि टू कॉइल्स दे रखा है ना आपको। तो जब टाइटली बाउंड आपकी कॉइल्स हो तो के का वैल्यू जो होता है वो जो कि कपलिंग कांस्टेंट रहता है, के का वैल्यू होता है आपका 1। तो यहां से क्या होगा m इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा L1 L2। तो दोनों का ही आपको दे रखा है, जो बेसिकली आपका इंडक्टेंस है वो कितना है 0.1 का, जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये देगा आपको दैट इज 0 पॉइंट, ये आ जाएगा आपका 0.01 दे देगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये दे देगा आपको 1/100। तो इसको लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, ये दे देगा 1/10। तो 1/10 को जब सॉल्व करोगे तो कितना देगा 0.1 हेनरी दे देगा। तो 0.1 हेनरी बच्चे हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि आप पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स द इनपुट पावर दे रखा है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे आपको टर्न्स भी दे रखे हैं, टर्न्स कितने हैं इन इट्स प्राइमरी और सेकेंडरी में भी दे रखे हैं। अच्छा, सेकेंडरी में ही आपसे पूछा हुआ है, तो ऑलवेज याद रखो बच्चे ये ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है, तो हमेशा जो आपका क्या होता है Vs अपॉन Vp, मतलब पोटेंशियल इन सेकेंडरी कॉइल टू पोटेंशियल इन द फर्स्ट इक्वल्स टू क्या होता है आपका दैट इज Ns अपॉन Np। आप अगर यहाँ पे सॉल्व करोगे तो Vs देखते हैं कितना दे रखा है, 230 दे रखा है सेकेंडरी का। तो हाँ, यहाँ पे दे रखा है आपको 230, और Vp दे रखा है दैट इज ये कितना है आपका 2300, ये दे रखा है आपको 2300, और Ns मतलब सेकेंडरी कॉइल में हमको नंबर ऑफ कॉइल्स टर्न्स निकालने हैं। Np दे रखा है आपको कितना है, ये आपका 4000। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। तो जब आप Ns के लिए सॉल्व करोगे तो यहाँ से Ns का वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका ये 10 टाइम आ जाएगा यहाँ पे। तो Ns का जो वैल्यू होगा वो देगा आपको 400। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो कितने हो जाएंगे बच्चे 400। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आएगा दूसरा। कह रहा था आर्मेचर ऑफ द कॉइल ऑफ डायनामो इज रोटेटिंग, द जनरेटेड इंड्यूस्ड ईएमएफ वेरीज एंड द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आल्सो वेरीज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट। अब जरा ध्यान से देखो कि आपका जो कह रहा है कि आर्मेचर ऑफ द डायनामो इज रोटेटिंग, अगर डायनामो का जो आर्मेचर है वो रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब एक बात क्लियर है कि उसके जो फ्लक्स की अगर हम बात करें तो उसका फ्लक्स क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चे है आपका पेरियोडिक ईएमआई, मतलब जो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो क्या होगा, पेरियोडिक होगा। तो फाइव इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये देगा आपको बी ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, थीटा को लिखा जा सकता है बच्चे ओमेगा टी, क्योंकि हम लिख सकते हैं बी ए और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी। अब जरा यहाँ से जरा ईएमएफ निकालो, जब हम लोग ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ क्या होता है नथिंग बट ये देगा आपको डी फाई अपॉन डी टी। तो जब हम लोग ईएमएफ निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, ये देगा आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओमेगा बी ए, और ये आ जाएगा आपका साइन ओमेगा टी। अब जरा ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि लाइंस ऑफ फ्लक्स विल बी मिनिमम एंड बट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी जीरो। अच्छा, लाइन ऑफ फ्लक्स भी मिनिमम है और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होगा आपका जीरो होगा। नहीं भैया, अब देखो जब थीटा वेरिएशन करोगे तो अगर ये मैक्सिमम होगा तो क्या देगा, ये आपको मिनिमम देगा। ऑब्वियस सी बात है, साइन जीरो जीरो बना देगा और ये कॉस जीरो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो लाइंस ऑफ फ्लक्स विल बी मैक्सिमम बट द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी द जीरो। यहाँ पे कह रहा है कि लाइंस ऑफ द जो फ्लक्स हैं विल बी मैक्सिमम होंगी, और जहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा बच्चे जीरो होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब थीटा इक्वल्स टू जीरो होगा तो यहाँ पे एंगल क्या देगा आपको फाइव मैक्स, मतलब कॉस जीरो। कॉस जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम फ्लक्स मिल जाएगा, और ये जब मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा तो आप थीटा इक्वल्स टू जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे जो ईएमएफ देगा वो कितना आ जाएगा बच्चे जीरो, मतलब ईएमएफ कितना हो जाएगा बच्चे जीरो हो जाएगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन ही बच्चे करेक्ट है। थर्ड भी पढ़ लेते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स विल बी मैक्सिमम बट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल नॉट बी जीरो। भैया जीरो हो रहा है, सीधे सी बात है, थीटा इक्वल टू जीरो रखोगे तो क्या देगा आपको जीरो ही देगा। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन ही आएगा। अब जरा थर्ड वाला भी पढ़ लेते हैं, द लाइंस ऑफ फ्लक्स विल बी मैक्सिमम एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल आल्सो बी मैक्सिमम। नहीं, दोनों तो एक साथ मैक्सिमम नहीं हो सकते। अब ये सीधे से दिख रहा है आपको, तो चौथा भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चे आपका 35।
देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द पीरियोडिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कह रहा है कि मैक्सिमम फ्लक्स जीरो ईएमएफ। अभी ये पीछे ही पढ़ के आए हो, मैंने बोला है कि पीरियोडिक एसएचएम। देखो पीरियोडिक आपको दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए हमेशा याद रखो, देखो फ्लक्स में बच्चे तीन क्वांटिटीज होती हैं। आपका फाई, दैट इज फाई, और क्या होता है अगर हम लोग फ्लक्स की बात करें तो ये हमेशा आता है बी ए कॉस थीटा। ठीक है, देखो ऑलवेज याद रखो यहाँ पे कि मैग्नेटिक जब क्या हो, आपका ए और थीटा क्या हो, कांस्टेंट हो, ए और थीटा क्या हो, कांस्टेंट हो, तो आप पढ़ते हो स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें आपका आ जाता है क्या, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। जब बच्चे क्या होता है आपका बी और थीटा कांस्टेंट होता है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, मतलब एरिया चेंज हो रहा होता है, जैसे नहीं जिसमें आप पढ़ते हो मोशनल ईएमएफ वगैरह, तो वो होता है आपका डायनामिक ईएमएफ। जब बच्चे थीटा चेंज हो रहा हो तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, पीरियोडिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और इसी में जो आपका फाई होता है दैट इज नथिंग बट, ये जो फाई या इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका डी थीटा बाई डी टी, मतलब ये आपका वेरिएबल देता है। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे कि चूंकि वेरिएबल की बात हो रही है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ए, ये आ जाएगा आपका कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब यहाँ से जब आप ईएमएफ निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ईएमएफ देगा ई इक्वल्स टू, ये देगा माइनस का, क्योंकि माइनस ऑलरेडी रहता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा बी ए ओमेगा, और ये देगा आपको साइन ओमेगा टी, ये आपको वैल्यू दे देगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स जीरो ईएमएफ, अगर मैक्सिमम फ्लक्स है तो क्या देगा आपको, जीरो ईएमएफ देगा। मैक्सिमम फ्लक्स मतलब कब देगा, जब थीटा इक्वल्स टू जीरो होगा। केस फर्स्ट क्या होगा आपका, व्हेन थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो आपको फाई क्या दे देगा, मैक्सिमम दे देगा, लेकिन जो ईएमएफ देगा वो क्या देगा आपको, मिनिमम देगा, मतलब जीरो देगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है, ये आपका जीरो आ जाएगा और ये क्या देगा आपको, मैक्सिमम, मतलब बी ए के इक्वल आ जाएगा। सेकेंड केस में क्या कंसीडर करो, थीटा इक्वल्स टू अगर आपका 90 हो, थीटा 90 हो, तो बच्चे फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपको ईएमएफ देगा वो क्या दे देगा आपको, मैक्सिमम दे देगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहले और दोनों ही ऑप्शन क्या है बच्चे आपके सही हैं। तो मैक्सिमम फ्लक्स जीरो ईएमएफ, मतलब चौथा ऑप्शन बच्चे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। डायनामो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अभी पीछे क्वेश्चंस करके आए हो कि ये बेस है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस होता है उसके ऊपर क्या है आपका बेस है, और ये पीरियोडिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक प्रोसेस है। ये याद रखिएगा। विच टाइप ऑफ लॉस डू नॉट अकर इन ट्रांसफार्मर, आपका ट्रांसफार्मर में किस टाइप का आपका लॉस अकर नहीं होता है। तो जरा इसको समझते हैं पहले क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर बच्चे क्या होता है, ट्रांसफार्मर का शेप बच्चे कुछ ऐसा होता है, ये है आपका ट्रांसफार्मर। अगर इसकी हम वाइंडिंग की बात करें तो इसमें वाइंडिंग कुछ ऐसे होती है, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई कुछ ऐसे, ये कंसीडर कर लेते हैं क्या है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग। ये हम कंसीडर कर लेते हैं क्या है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग। और इधर से बच्चे क्या है, इधर से कंसीडर कर लेते हैं बच्चे आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। ये कंसीडर करते हैं हम लोग क्या, सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पे। तो सेकेंडरी वाइंडिंग के केस में बच्चे क्या होगा यहाँ पे, ये कुछ ऐसा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है करंट बच्चे इधर से इंटर करेगा, फिर आपका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चे, आपका जो भी प्रोसेस है स्टेप अप और स्टेप डाउन का प्रोसेस होता है वो हम लोग स्टडी करते हैं इसके अंदर। अब देखो कह रहा है कि विच टाइप ऑफ लॉसेस डज नॉट अकर इन ट्रांसफार्मर। तो बच्चे यहाँ पे कोई कॉइल वगैरह तो मूव कर नहीं रही है, यहाँ पे कोई डायनामो वगैरह तो है नहीं कि आपका आर्मेचर लगा हुआ है वो मूव कर रहा है, उसकी वजह से क्या आएगा, मैकेनिकल आपका क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। कोई भी मैकेनिकल वर्क बच्चे नहीं हो रहा है, तो बेसिकली क्या होगा, ये आपका मैकेनिकल लॉस आपका ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। अब जरा देखो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जरा देख लेते हैं, कॉपर लॉसेस। ऑब्वियस सी बात है, ये जो आपका कोर बना होता है, जो कोर मटेरियल होता है, ये किसका होता है, कॉपर का। ये जो कोर मटेरियल है ये बच्चे आपका कॉपर का है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, या कुछ ना कुछ यहाँ पे लॉस होगा। तो ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हिस्ट्रेसिस लॉस की अगर हम बात करें तो आपका ये सब्सटेंस कितनी जल्दी मैग्नेटाइज हो रहा है और कितनी जल्दी डीमैग्नेटाइज हो रहा है बच्चे, ये इसके बारे में बात कर रहा है। तो इसमें भी बच्चे क्या होता है, आपका लॉस होता है, क्योंकि फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल में मैग्नेटाइज और सेकंड में क्या होगा, आपका डीमैग्नेटाइज होगा। तो ये भी सही लिखा हुआ है। एडी करंट लॉसेस, तो आप जानते हो कि एडी करंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है। एडी करंट में बच्चे एक बात और याद रखिएगा, जैसे कि ये क्या है आपकी ऊपर के सरफेस कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे इसका ये, अब यहाँ पे क्या होता है बच्चे, फ्लक्स अगर कुछ ऐसे निकल रहा है तो यहाँ पे लूप में बच्चे क्या होती है, करंट फ्लो होती है, जिसको हम बोलते हैं एडी करंट। क्या बोलते हैं उसको आप, एडी करंट हम बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा कि जो लॉस होगा वो एडी करंट में भी लॉस होता है। वो कैसे लॉस होता है कि हम लोग यहाँ पे बेसिकली लैमिनेटेड
यहाँ पे हम लोग कॉइल्स यूज करते हैं इसके ऊपर बेसिकली एडी करंट को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, बट आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट 39 में कह रहा था इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम बिकॉज नो पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर इज इन मोशन इट क्रिएट। अच्छा ये देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, वहां मैकेनिकल लॉस पूछा हुआ है और इसमें क्या पूछा है आपसे कि दैट इज नो पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर इज इन मोशन। ये बिल्कुल सही बात है कि आपका कोई भी पार्ट मोशन में नहीं रहता है ना, मतलब कोई डायनामो वगैरह का प्रोसेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन क्या आ जाएगा, क्रिएट आपका क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे दूसरा दे रखा है कि इट क्रिएट्स मैक्सिमम वोल्टेज, और तीसरा कह रहा है कि इट क्रिएट्स मिनिमम वोल्टेज, और यहाँ पे कह रहा है कि नन ऑफ द अबव। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, आपका सही होगा। देखते हैं बच्चे हम लोग अगला क्वेश्चन। कह रहे टू अवॉइड एडी करेंट्स इन द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज मेड कंसिडरेबली लार्ज। देखो यहाँ पे अभी हमने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा हुआ है, तो ट्रांसफार्मर में क्या पढ़ा हमने, कुछ ये शेप होता है और इधर क्या होती है, आपकी बाइंडिंग होती है। ये कुछ आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, और इधर की तरफ क्या रहता है बच्चे, आपका ये सेकेंडरी वाइंडिंग रहती है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे कि ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, ये यहाँ पे हमने एडी करंट के बारे में ऑलरेडी बात करी थी। ये फ्लक्स के वेरिएशन की वजह से क्या आता है, यहाँ पे एडी करंट आता है। ये आपके सरफेस पे कुछ ऐसे करंट ये आपकी फ्लो होती है, यहाँ फ्लक्स का वेरिएशन का होता है, जिससे क्या होगा, आपका एडी करंट फ्लो होगा। अब जरा पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं कि इन अवॉइड एडी करंट इन द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर, हमें क्या करना है, अ लैमिनेटेड कोर यूज, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज मेड कंसिडरेबली लार्ज। तो बच्चे इससे कुछ नहीं होने वाला है, अगर आप लार्ज भी लगा दोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा वहां पे, क्योंकि फ्लक्स तभी क्या करेगा, आपका वैरी करेगा। लैमिनेटेड, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि हिस्टेरेसिस लॉस आप पीछे पढ़ के आए हो कि आपका मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज होगा, तो वहां पे क्या होगा, आपका कॉइल्स पे डिपेंड नहीं करेगा। अ लैमिनेटेड कोर इज यूज, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ऊपर एक लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर में। ये कुछ आपकी स्लाइस वाइज रहती हैं कोर्स, जिससे क्या होती है, आपकी जो एडी करंट होती है बच्चे वो रिड्यूस हो जाती है इस पूरे ट्रांसफार्मर में। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज, स्टेप अप स्टेप डाउन हम लोग इसलिए यूज करते हैं, वो वोल्टेज के वेरिएशन के लिए बेसिकली। चौथा है हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग वीक करंट इज यूज। नहीं, आपके तीनों ऑप्शन बच्चे ये गलत हैं, और ये आपका दूसरा ऑप्शन ही बच्चे क्या होगा, आपका करेक्ट होगा, अ लैमिनेटेड कोर इज यूज्ड। कह रहा है कि रेक्टेंगुलर लूप ऑफ द साइड दे रखा है आपको ए एंड बी इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन द नॉर्मल ऑफ अ कॉइल मेक्स एन एंगल ओमेगा टी विथ बी। तो आप जानते हो कि फाई यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा, दैट इज ये होगा आपका बी ए कॉस ओमेगा टी, ये आपका होगा। और आपसे पूछा है कि ईएमएफ, तो ईएमएफ क्या होता है, दैट इज नथिंग बट माइनस कितना होगा, आपका डी फाई अपॉन डी टी, क्योंकि आपको नंबर ऑफ कॉइल्स वगैरह दे नहीं रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का, ये देगा आपको बी ए, जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस का आ जाएगा ओमेगा, और ये क्या देगा आपको साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या दे देगा आपको बी ए ओमेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, आपका साइन ऑफ ओमेगा टी। मतलब यहाँ पे जो ईएमएफ आ जाएगा वो कितना होगा, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चे वो हो जाएगा आपका सेकेंड। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि वायर लूप इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज इन अ डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। कह रहा है कि वायर लूप एक रोटेट कर रहा है बच्चे मैग्नेटिक फील्ड में। तो चलो भैया कंसीडर कर लो कि आपके पास क्या है, एक वायर लूप है कुछ ऐसा, और ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो करंट का डायरेक्शन हम मान लेते हैं कि आपका क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी कंसीडर कर लो। अच्छा कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी। अच्छा आपसे पूछा है यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज क्या होगा, क्योंकि कॉइल रोटेट कर रही है, तो रोटेट करने में क्या होगा, आपका पीरियोडिक ईएमआई आएगा। तो पीरियोडिक ईएमआई में जब फ्लक्स होगा वो कितना होगा, दैट इज बी ए, ये हो जाएगा आपका कितना, कॉस ओमेगा टी, ये देगा आपको फ्लक्स। अब क्या करोगे, यहाँ पे ईएमएफ के बारे में बात हो रही है, तो जब ईएमएफ निकालोगे तो ये क्या देगा, माइनस का डी फाई अपॉन डी टी, और ये पीछे हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं कि आपका जो ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा, दैट इज बी ए ओमेगा, ये क्या देगा आपको, साइन ओमेगा टी देगा।
अब देखो कह रहा है कि ईएमएफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज। अब जरा देखो यहाँ पे ये जो ईएमएफ का बच्चे आपको फंक्शन दे रखा है ये सिनुसॉइडल फंक्शन है। अब ये सिनुसॉइडल फंक्शन है तो बच्चे देखिए इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा शेप देगा। ये ग्राफ आपका कुछ बनेगा 0, ये कहां तक जाएगा आपका, ये आपको एक साइकिल दे देगा पूरी। ये 0, ये क्या हो गया आपका पाई, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 पाई। ये कुछ आपको शेप देगा। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, तो बेसिकली ये हो गया आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हाफ साइकिल। तो आपसे पूछा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द चेंज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो बच्चे एक पॉजिटिव में आपका दूसरा डायरेक्शन होगा और नेगेटिव में क्या होगा आपका दूसरा डायरेक्शन होगा, मतलब 2 बार ये अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा बच्चे चेंज करेगा। तो ट्वाइस पर रिवॉल्यूशन आ जाएगा बच्चे आपका करेक्ट आंसर, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 3। कह रहे कि इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ xy as shown. The ABCD is a coil adjacent to the path of electron. What will be the direction of current if any induced current in the coil? कह रहे कि वहां डायरेक्शन ऑफ करंट आपसे पूछा है कि यहाँ पे क्या करंट का डायरेक्शन होगा इफ एनी इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। अब करंट विल बी क्या होगा, यहाँ पे नो करंट इज इंड्यूस्ड। देखिए ये अगर इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चे इधर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा आपका जस्ट इसके रिवर्स होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या देगा आपको करंट का डायरेक्शन देगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस कॉइल के रेस्पेक्ट में बच्चे क्या होगा आपका क्लॉकवाइज जाएगा, तो क्लॉकवाइज जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी बच्चे आपकी इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड होगी। ऑब्वियस सी बात है। अब अगर यहाँ पे क्या है इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये चार्ज क्या किया अगर यहाँ से बच्चे क्रॉस कर गया है तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका इंड्यूस्ड करंट बच्चे पास होगा वो क्या करेगा। देखो इंड्यूस्ड हमेशा क्या करता है आपको आउटवर्ड डायरेक्शन देता है, मतलब जस्ट अपोज। आपको पता है कि लेंज का लॉ क्या था, मतलब ये जिस रीजन से बच्चे प्रोड्यूस होते हैं उसी को क्या करते हैं अपोज करते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी बच्चे डॉट, मतलब क्या आ जाएगी आपकी आउटवर्ड। तो ऑब्वियस सी बात है जब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा इधर से पास करेगा तो इसका जो करंट है बच्चे, करंट का डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चे चेंज हो जाएगा। ठीक है, नो करंट इंड्यूस्ड ABCD एंड ABCD, द करंट विल रिवर्स इन द डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोस पास द, आपका क्या होना चाहिए कॉइल। यहाँ पे एक थोड़ा सा मुझे ये प्रॉब्लम लग रहा है कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन दिया होना चाहिए था क्वेश्चन में, किस डायरेक्शन में आपकी करंट पहले से फ्लो हो रही है। ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए था। चलिए हालांकि नहीं दिया हुआ लेकिन डायरेक्शन तो चेंज करेगा, ये ऑब्वियस है। तो मतलब चौथा ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि 2 कोएक्सियल वायल है हैविंग द सेम कॉइल्स और हैविंग द सेम करंट दे रखा है और डायरेक्शन दे रखा है आपको ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ द करंट इन बोथ द कॉइल्स। दोनों कॉइल्स में जो आपका वैल्यू ऑफ करंट होगा वो क्या सेम दे रखा है। तो इंड्यूस्ड करंट की बात की जा रही है यहाँ पे। तो बेसिकली ये आपका क्या होगा, मान लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों में सेम है तो ये हमने डायरेक्शन ऑफ करंट ले लिया और इनके बीच का ये क्या है आपका डिस्टेंस है। ये जब दोनों पास आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगी बच्चे वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ये होगी आपकी इंड्यूस्ड करंट। अब इंड्यूस्ड करंट बच्चे क्या होता है कि मतलब ये जिस रीजन से बच्चे क्या होते हैं क्या होते हैं बच्चे प्रोड्यूस होते हैं उसी रीजन का क्या करते हैं बच्चे अपोज करते हैं। तो पहले क्या है बच्चे सेम आपका करंट था तो यहाँ पे क्या हो रहा था सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा आपका करंट इंक्रीज होता, लेकिन ये क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं बच्चे। तो मूव करने से क्या होगा आपका आएगा यहाँ पे क्या मोशनल EMF, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चे करंट इसका क्या करेगा अपोज करेगा। जब करंट इसका अपोज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो टोटल करंट होगी इस पूरे सिनेरियो में वो क्या हो जाएगी बच्चे आपकी डिक्रीज होगी, तो मतलब डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन ही क्या होगा बच्चे आपका सही होगा। A magnet is dropped down an infinitely long vertical copper tube, then क्या होगा। देखिए कंसीडर कर लेते हैं कि एक लॉन्ग वर्टिकल क्या है आपके पास कॉपर ट्यूब है कुछ ऐसा, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मैग्नेट बच्चे इससे फॉल हो रहा है, एक मैग्नेट बच्चे क्या हो रहा है इसमें गिर रहा है। तो देखो क्या होगा कि ये चूंकि एक लॉन्ग आपको दे रखा है कॉपर ट्यूब, तो जैसे ही मैग्नेट बच्चे इससे पास होगा तो मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल है इसका, ये क्या है बच्चे साउथ पोल। जैसे ही इससे पास होगा तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे आपकी एडी करंट डेवलप होगी। क्या होगी बच्चे एडी करंट डेवलप होगा। तो इनिशियली क्या होगा बच्चे यहाँ पे जो आपका एक्ट करेगा mg वो क्या होगा आपका ग्रेटर होगा। तो mg जब ग्रेटर होगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी बच्चे वो क्या हो जाएगी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। आपकी जो वेलोसिटी क्या होगी बच्चे इंक्रीज होगी। अब mg बच्चे क्या है ग्रेटर है और ये क्या है बच्चे आपका अच्छा अपोजिट जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है एडी करंट आपकी जनरेट हो रही है और वो करंट क्या करेगी इसके फर्दर मोशन का अपोज करेगी, क्योंकि आपको पता है कि करंट जिसकी वजह से बच्चे ये क्या होते हैं प्रोड्यूस होते हैं उसी का क्या करते हैं अपोज करते हैं। तो क्या होगा जैसे ही बच्चे ये नीचे आएगा तो आपका ऊपर की डायरेक्शन में एक रिटार्डिंग फोर्स एक्ट करेगा जो किसकी वजह से होगा इस एडी करंट की वजह से होगा। ठीक है, मतलब ये इसका मोशन में क्या करेगा अपोज करेगा। तो एट द सेम इंस्टेंट कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि यही बच्चे जो आपका
बेसिकली मैग्नेट है, इस पे क्या होगा mg और क्या हो जाएगा fr दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जब mg और fr बच्चे क्या हो जाएंगे, मतलब जो रिटार्डिंग फोर्स है अगर ये इक्वल हो गए तो क्या होगा यहाँ पे आपका जो नेट एक्सीलर मतलब जो नेट फोर्स हो जाएगा वो कितना होगा, जीरो होगा। एफ नेट जीरो हो गया, इसका मतलब नेट एक्सीलरेशन भी क्या हो गया, जीरो हो गया। नेट एक्सीलरेशन जीरो होगा मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगा, नीचे आएगा। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो इसी को तो बोलते हो बच्चे आप टर्मिनल वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी बच्चे वो क्या हो जाएगी आपकी कांस्टेंट। सो यहाँ पे दे रखा है द मैग्नेटिक मूव विद कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग वेलोसिटी एंड द अल्टीमेटली रिक्वायर्स अ कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी। क्या करेगा, कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर लेगा। तो दूसरा ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बच्चे, ये था आपका फिजिक्स के पोर्शन का डिस्कशन। सो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं किसी और